आपने ही करना है। दूसरा पॉइंट है सुबह से लेकर रात तक, यानी उठने से लेकर सोने तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी करते हो वो अपनी मर्जी से करते हो या आपसे करवाया जाता है। यानी कि आप आजाद हो या गुलाम। दो टॉपिक हो गए, आपका विनाश ही देश का विकास, और दूसरा आप आजाद या गुलाम। यानी अगर वो अपनी मर्जी से कर रहे हो तो आप आजाद हो, और आपको करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो आप गुलाम हो। और अब फिर आपको तय करना है कि आपको ये वाली व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक बात? और नहीं चाहिए तो फिर यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से जेएसएम में, और नहीं चाहिए तो फिर और लोगों को भी लाना पड़ेगा। सीधी सी बात। तो पहले हम इस पे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स किस किस ने पढ़ी है? अर्थशास्त्र के नाम पर अनर्थशास्त्र किस किस ने पढ़ा है? अर्थशास्त्र के नाम पर इनको अनर्थशास्त्र पढ़ा दिया गया। इन लोगों को यह पढ़ाया गया, देखिएगा अभी मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को यह पढ़ाया गया कि डिमांड और सप्लाई से जुड़ी हुई है महंगाई। एक तो यार ये सब तब पहले लाइन पढ़ाया गया इन तय, और दूसरी लाइन इनको पढ़ाई गई कि देश के विकास का जो पैमाना है वो जीडीपी है। यही पढ़ाया जाता है जी, गलत तो नहीं हो भाई? कोई अनर्थशास्त्र का विद्यार्थी अगर हो या कोई प्रोफेसर हो तो बता देना, अपन इसको अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे, अनर्थशास्त्र ही कहेंगे। तो इनको पढ़ाया गया कि देश का विकास जीडीपी से होता है। अभी फिर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े या कुछ बातें रखूंगा तो आपको देखना है कि उससे देश का विकास होगा या आपका होगा। ठीक है? किसी भी देश के अंदर जीडीपी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद का मतलब है आपने कितनी चीजों का उत्पादन किया। उत्पादन में क्या क्या आता है? खेती से उत्पादन आता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना है आपने, फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं करती हैं। फैक्ट्रियों में कोई भी उत्पादन नहीं होता है, इस बात को याद रखना आपको। यानी कि अगर कोई साइकिल है तो वो लोहे का या साइकिल का उत्पादन नहीं करती है फैक्ट्री, साइकिल की फैक्ट्री, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री, कार की फैक्ट्री। उत्पादन केवल जमीन से होता है, माइनिंग से होता है, या फिर असली संसाधन से होता है, पशु से होता है, व्यक्ति से होता है। आदमी अपने जैसी संतान पैदा कर सकता है, सॉरी आदमी तो नहीं, औरत करती है वैसे तो, लेकिन मनुष्य कह सकते हैं हम। मनुष्य जो है वो मनुष्य को जन्म देता है, पशु जो है वो पशु को जन्म देता है, वो उत्पादन है। आपने एक भैंस ली, वो 1 लाख रुपए की ली, 11 महीने बाद उसने कटिया दी और वो 2 भैंस हो गई अब आपके पास। ठीक है ना? यही काम खेत में किसान करता है। वो भी एक बीज डालेगा, उस एक बीज से 50, 500, 5000 ऐसे बीज बना लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा बीज है। यही काम फल पौधों के, ये तो खेल किसान का ही हो गया। फिर उत्पादन होता है जमीन से, माइनिंग में लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, या जमीन से निकलता है पानी, या जो भी चीज प्रकृति ने आपको दी है वो उत्पादन का हिस्सा है। गलत तो नहीं हो जी? जहां पे गलत होगा आप बताते जाना कि यहां पे आप गलत हैं। अब फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं करती हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो प्रोडक्शन तो नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती हैं? असेंबलिंग करती हैं, मोल्ड करती हैं, कि एक चीज़ को मोल्ड करके कोई दूसरी चीज़ मोल्ड कर देती हैं। उसमें जो अपनी सर्विस लगती है, जो हमारी मेहनत लगती है, उस मेहनत का एक कीमत रखती है। वो कीमत जो है वो एक पगार के रूप में वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को मिल जाती है, और फिर उसका एक प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा जो है उसका मालिक, फैक्ट्री का मालिक ले लेता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि फैक्ट्री को प्रोडक्शन से निकाल दिया। अच्छा, जीडीपी में एक बहुत बड़ा आंकड़ा इस चीज का भी होता है
कि देश में कितना पैसा सर्कुलेशन में आया। ठीक कह रहा हूं जी सारे अनर्थशास्त्रियों, कि कितना पैसा सर्कुलेशन में आया। पैसा सर्कुलेशन में आने का मतलब है कि बैंकों ने कितना पैसा छापा। बैंक केवल उतना ही पैसा छाप सकते हैं देश में जितना धन का उत्पादन हुआ है। धन का ही तो वैल्यू है ना, ये मेहनत की या सेहत की या डंगर की या खेत में उत्पादन की किसी भी चीज की वैल्यू है ये। तो जितना देश में उत्पादन हुआ उस उत्पादन के बराबर का पैसा बैंक छाप लेंगे और छाप करके जिसने उत्पादन किया उसको दे देंगे बैंकों के जरिए, सैलरी के जरिए, कभी किसी चीज के कभी किसी चीज के जरिए। समझ में आ गया बात? और इसी सर्कुलेशन को हम लोग जीडीपी का नाम देते हैं। ठीक है बात है? अब आप बताइए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर में डंगर थे आपके, आपने अपने डंगरों को चारा डाला, धार काटी, या फिर चारा डाल के आप जंगल की तरफ गए, वहां शौचालय नहीं है, लैट्रिन करके जंगल में आ गए, या तो खड्डा खोद करके मिट्टी में दबा दिया, वहीं पे एक जोहड़ था, उस जोहड़ में से पानी लेकर के आपने धो लिया और घर को आ गए। एक तो लैट्रिन करने का प्रोसेस ये है सारे गांवों का, जंगल आधारित। और वो अब वो मिट्टी जो है वो उसके अंदर मिट्टी में तो रोग ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में यूरिनल इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा केस वहीं होता है जहां अंग्रेजी की शीट लगी हुई है, यानी टॉयलेट आने के बाद ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हुए हैं। तो उससे फार्मा कंपनियों को भी फायदा होता है, तो जीडीपी बढ़ती है। समझ आई कि नहीं आई? तो यानी कि जीडीपी देश के विकास का यदि आंकड़ा है तो लैट्रिन के मामले में देश का विकास ही आपका, या कह लो आपका विनाश ही देश का विकास है। ठीक बात? अभी ये तो था, अभी टॉयलेट के केस में हो गया, सुबह उठते ही वाली बात आ गई। हम तीनों को पैरेलल में लेके चलेंगे, जीडीपी पैरेलल में चलेगी। अच्छा, अब ये जो जब आपको पता लग गया कि आपको तो लैट्रिन के लिए जंगल की जरूरत पड़ेगी और डंगरों को भी धार निकालने के बाद, धार मतलब दूध निकालने के बाद हमको जंगल में चरने के लिए जाना है। आप अगर डंगरों को गांव अपने खेत का फसल खिलाओगे, गाय को अपनी खेत की फसल खिलाओगे, तो आपको बहुत सारा एरिया उसके चारे के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो पूरे गांव ने मिलकर क्या व्यवस्था करी हुई थी कि जंगल पूरे गांव का है, तो सुबह सुबह सारे घर में से एक एक आड़ी जो है निकल के अपने सारे डंगरों को लेके जंगल में चला जाएगा और जंगल में जड़ी बूटियां और जितने भी पौधे वहां की जरूरत के हिसाब से हैं वो सारे के सारे पूरा दिन गायें भैंस चर के आएगी और शाम को उन्हीं वो दूध में मिल के आ जाएंगी। वो जड़ी बूटियां सारी की सारी दूध के जरिए गांव के लोगों को मिल जाएंगी। बात समझ रहे हो? इसमें जो गाय है या भैंस है वो कोई पैसा खर्च कर रही है? नहीं करिए तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। वहीं पे अगर आप गाय रखोगे, गौशाला खोलोगे या डंगर पालोगे और उसके लिए आपको चारा जो है चारे की दुकान से लाना पड़े कट्टे में भर के, जो कि नॉर्मली शहरों के लोग करते हैं ड्रामा, तो उसमें जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि बाइक पे जाओगे या गाड़ी पे जाओगे तो पैसा सर्कुलेट होगा ना, तो जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी बढ़ रही है तो उसका पैसा किसके पास जा रहा है? बाइक की कंपनी के पास, पेट्रोल की कंपनी के पास, उधर से उन कंपनियों के पास। ठीक है बात? अच्छा जी, अगर आप, अब ये तो हो गया उठने के बाद की प्रोसेस का हिस्सा, फिर हो गया दूध का हिस्सा। इसके बाद आप क्या करते हो? खाना बनाते हो। स्कूल में जाने से पहले या ड्यूटी पे जाने से पहले आप लोग खाना बनाने की प्रोसेस है। अब खाना बनाने के लिए आपको गेहूं पीसना पड़ता है या मोटा अनाज जो भी है आपको पीसना पड़ता है। पीसने के लिए एक रास्ता है आपके पास, घर में हाथ की चक्की है या साइकिल वाली पैरों से चलने वाली चक्की है। जब आप वो हाथ वाली चक्की है, अभी क्या बाबा रामदेव ऐसा करके चलवाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? अर्थराइटिस ठीक होगा, कंधे के जोड़ों में दर्द ठीक होगा, कोहनी के जोड़ों में दर्द ठीक होगा, फलाना ठीक होगा, ढिमकाना ठीक होगा। अरे ये तो हमारी प्रोसेस का हिस्सा था। अगर बैठ के हम लोग, अब यदि हम हाथ की चक्की का अगर आटा या कुछ भी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं उसमें, और
बिजली की चक्की जो कि बहुत तेज चलती है और तेज चल के वो आटे को गर्म कर देती है। आपने कभी गेहूं पिसवाया मंडी? तो इसमें जो रोजगार वाला मसला है ये भी समझ का मसला है। इसको भी कोई एक संस्था नहीं दे सकती। जैसे मान लो वो कह देंगे कि फैक्ट्री खुलेगी तो रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके आसपास जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने विकास के कार्य हो रहे हैं या विकास के नाम पर जितना विनाश हो रहा है, जितना पैसे का ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो सारा का सारा उन लोगों के लिए वहां मजदूरी है जो सस्ते मजदूर हैं। वहां के लोकल मजदूर के लिए वहां मजदूरी नहीं है, ये ध्यान देना। वहां उन मजदूरों के लिए मजदूरी है जो लोग ले आए हैं दूर दराज के इलाके से, जंगलों से किसी को भी पकड़ के, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, जहां पर मतलब जमीन नहीं है, रोटी कमाने को नहीं है, दिहाड़ी वहां मिलती नहीं है, तो यहाँ उनको 200 रुपए में ही दिहाड़ी पे रख लिया जाता है। जहां हमारी दिहाड़ी 500 रुपये या 700 रुपये है, उसको समझना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, मतलब आदर्श पिता कैसे बना जाए और इसके आदर्श बालक वाले गुण। इसके लिए आदर्श तो खैर कोई चीज़ कभी होती नहीं, पर बेहतरीन कैसे हो और अच्छा कैसे हो, इसके लिए एजुकेशन की ट्रेनिंग अपनी है ही है। उसके लिए 9518170000 पे मैसेज करके एजुकेशन की ट्रेनिंग आप मांग सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि हम लोग कोई ट्रस्ट बनाकर जल जंगल जमीन जानवर का मोर्चा हम चला सकते हैं क्या? तो आप अपने आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको कौन रोक सकता है भला। एक फिर इसके अंदर आता है कि मैंने सबका साथ दिया और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जो दोस्त समझते थे उन्होंने भी नहीं, बल्कि जिनको हमने 10,000 रुपये 20,000 रुपये दिए थे और जब मेरे साथ कोई दिक्कत थी तो मेरे खिलाफ खड़ा था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके साथ लगभग सबके साथ होने वाला है आने वाले समय में। ये ज़्यादातर के साथ हो सकता है या हो चुका हो या होगा। उसका एक तो चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी प्रैक्टिकली कि देखो, जो मदद करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो मदद करने का कॉन्सेप्ट ये है, इससे हम ये आपको कुदरत से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे कोई फसल उगानी है और मेरे खेत में फसल है और वो फसल उगाने के लिए उसको पानी की ज़रूरत है। अब उसको पानी की पूर्ति कहाँ से होने वाली है? या तो ट्यूबवेल का पानी निकाले धरती माता से, और या फिर पहाड़ से आ रही नदी है वहाँ से हमें पानी मिल जाए। अच्छा, नदी अगर हमको पानी दे और नदी कहे कि ना पहले हम तो अपने फसल का एक हिस्सा देगा, जा जितना पानी देंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। या ज़मीन से आप पानी लेते हो तो ज़मीन भी आपसे कुछ मांगती है क्या? या सूरज आपको रोशनी दे रहा है तो वो आपसे क्या मांग रहा है? बताइए। जब आप किसी की मदद करने चले हो तो मदद करने को मदद करने के एंगल से ही देखा जाए। भाई, आपने किसी की मदद कर दी और वो भी वापसी में आपकी मदद करेगा या करे, ऐसी उम्मीद रखना व्यापार माना जाएगा, मदद नहीं। ठीक है ना? ये तो धंधा होता है ना, दे करके बदले में किसी चीज को लेना। मदद तो क्या होती है? कर दी, बात खत्म। और निस्वार्थ स्वार्थी है। खैर, हमें मदद करना अच्छा लगा, हमने मदद करनी चाहिए तो हमने मदद की, बात खत्म, यहीं पे हो जानी चाहिए। जब आपको वहां से उम्मीद है, इसीलिए आपको कहीं और से नहीं मिल रही है उम्मीद। मदद का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बताया, प्रकृति से सीखना पड़ेगा कि नदी जब किसी खेत को पानी दे देगी तो नदी को पानी पहाड़ देगा, नदी को वापस खेत नहीं देगा कुछ। समझे ना? यानी आपको जो अपनी ऊर्जा है वो जब ऐसे देनी है तो आपको ऊर्जा पीछे कहीं और से मिलेगी। और ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में तैयार करके रखना है कि यदि हम कुछ कर रहे हैं तो बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी आप लोगों का आवेदन लगाया, हमने कहा कि आपको हमको अपनी सहयोग राशि देनी है, आपकी सहयोग राशि तय करेगी कि हम लोग कितना आगे चल सकते हैं। हम ये कैसे कहें कि आप हमको दान दो? हम कुछ कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे को अपने आवेदन लगाने की फीस दे दो। पर आपका इतना अमाउंट बचाया। हमने शुरू में एक बात बोली और वो हम फिर से बोलते हैं कि भाई, आप अपनी आमदनी का मात्र 10% समाज के लिए बचा के रख लो। 10% तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है कि भाई। और हम नहीं मांग रहे,
हम तो नहीं मांग रहे। अभी राम कुमार भाई हैं, उन्होंने अपनी आमदनी का 10% अभी हमें देने की कोशिश करी कि हम आपको देना चाहते हैं। तो मैंने उनको सलाह दी कि एक काम करो, ये जो 10% है इससे आप किताबें खरीदो अपनी, जो JSM वाली जो उस वाली बुक कराओ, किताब 6 किताब बुक करवाओ। बोले जी मुझे तो एक ही पढ़नी है। आपको तो एक पढ़नी है, लेकिन आप जब लोगों को समझाओगे और इस षड्यंत्र को जब समझा रहे हो, उसको बोलो किताब खरीद। अगर कोई खरीदने वाला व्यक्ति हो तो उस किताब को उसको पैसे दे करके ले लो, मतलब पैसे ले करके दे दो। और अगर कोई व्यक्ति इतना जबरदस्त है, कोई टीचर है, कोई बढ़िया समझदार आदमी और पढ़ने का शौकीन आदमी है, उसको बेशक अपनी तरफ से दे दो वो किताब। वो समाज के अंदर गया ना पैसा। इधर से जो आपने हमको दिया वो हमने समाज के काम पे लगा दिया, उधर से आपने किताब भी समाज को दी, तो आपका सारा पैसा समाज के लिए लगा। तो वो हम ये कहते थे कि आपकी लोन की अमाउंट जितनी भी हो, अगर आपके पास आज 10% अमाउंट होगी तो आप लोन ही नहीं भर दोगे अपना। तो हम आपसे 10% नहीं मांग रहे, हम क्या कह रहे हैं, अपनी सहयोग राशि थोड़ी बहुत जो आपको लगता है वो दे के चालू करो अपना आवेदन। उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाओ, जब आपको ठंडी पड़ जाए, जब आपको लगे कि अब जो इतना प्रेशर नहीं है बैंकों का, उस टाइम पर फिर आप क्या करो, अपना आमदनी का 10% जो है वो समाज के काम के लिए बचाना शुरू कर दो, है? जब आप ठीक ठाक पोजीशन हो जाए, और उसके बाद समाज के हर काम में आप वहां पर दीजिए। मंदिरों में देने की जरूरत नहीं है, मंदिरों के पास बहुत है, राम जी के पास, भगवान के पास बहुत है, राजाओं के पास तो बहुत है यार, उनको क्या देना आपने। जिसको असल में जो काम कर रहे हैं समाज के, आपके आसपास लोकल में जो आदमी साथ काम कर रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। और मदद की उम्मीद वापस तो बिल्कुल मत कीजिए कि जिसकी आप कर रहे हो वही आपकी करे, वो तो बिल्कुल गलत है। तो मैं भी आपसे, इसलिए हमने ये कहा है कि आपका आवेदन लगाने के बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए भैया, ये ध्यान देना बिल्कुल स्पष्ट कि आपका ये जो काम कर रहे हैं इसके बदले में नहीं कर रहे। हम तो आपको 3 दिन एक बार बुला लिया धक्के से, अब 3 दिन बैठ के जो बात बता रहे, बात ठीक लगे तो फिर साथ आना पड़ेगा आपको, मदद नहीं, वहां फिर आपको साथ देना है, वहां आपको हमारी मदद नहीं करनी, क्योंकि मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं, परमात्मा का काम है जो हम कर रहे हैं ना, तो इसमें तो हमको साथ आना ही है, मतलब एक तरह से। तो दूसरी बात, टीचर्स ट्रेनिंग का पॉइंट है कि कब होगी, कैसे होगी। वो जो लोग बेसिक ट्रेनिंग कर चुके होंगे, जो मेरे पास जिनकी ईमेल आ चुकी होगी बेसिक ट्रेनिंग की, उन्हीं लोगों को मैसेज करके बुलाएंगे हम लोग। ऐसे ओपन में बहुत कम डालते हैं, तो जिन लोगों का बेसिक ट्रेनिंग होता जाएगा उन लोगों को अलग ग्रुप में ऐड करते जाएंगे, और फिर जैसे ही लगेगा कि इतने लोग हो गए हैं और जगह भी तैयार है, जगह मिलते ही कर देंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे, वो समय के पास है। बेसिक ट्रेनिंग यूट्यूब से नोट्स बना के मुझे ईमेल करने होंगे। कैसे करने होंगे इसकी जानकारी आप 9518170000 पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। CBDC को कैसे रोका जाए, देखो CBDC इन्होंने लॉन्च कर दिया, इसको रोका नहीं जा सकता। ये एक व्यवस्था है, इसको हम बिल्कुल ध्वस्त करना पड़ेगा, ये ध्वस्त होनी है। CBDC लॉन्च करने के लिए इनको बैंकिंग खत्म करनी है, तो ये सारे बैंकों को उड़ाने वाले हैं और कर्जे में सारे देश को डालने वाले हैं। तो उससे पहले ये सबको आधार कार्ड पे देंगे, घर DMC पे देंगे, नाम पे दे दो, वोटर कार्ड पे ले लो, एवं ले लो, डंगर पे ले लो, किसी पे ले लो, लोन ले लो, सबको लोन बांट देंगे एक बारी। और फिर जब वो बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त होगा तो पैसा किसी के खाते में नहीं रहेगा, बल्कि लोन अमाउंट दिखाएगा। वो अभी हो चुका है, ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं और कोई नहीं बोला, देश में सब शांत हैं। उनको लग रहा है अभी बैंक ऑफ अमेरिका में हुआ, हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्योंकि आपने ये चीज देखी नहीं शायद, 4 साल पहले ये काम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी ट्राई कर चुके ये लोग, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है ना। तो यहाँ का दिल्ली का कोई आदमी नहीं बोला, चूं भी नहीं करा किसी ने। वहां पे उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, 6 महीने 2-2 महीने से बैंकों के बाहर पड़े हैं। किसी को शादी के लिए पैसा नहीं मिल रहा, किसी को इलाज के लिए पैसा नहीं मिल रहा, किसी को खर्चे के लिए नहीं मिल रहा, किसी का 2 करोड़ पड़े, किसी के 3 करोड़, किसी के 5 करोड़, किसी ने अपनी जिंदगी भर की पेंशन की कमाई, ग्रेजुटी की, जमीन बेचने का पैसा, सारा पैसा बैंकों में पड़ा था और किसी को वापस नहीं मिल रहा था। और सब वहां भिखारी की तरह खड़े थे, सबको भिखारी बना दिया था। और आपके यहाँ आपको शायद पता भी नहीं होगा, 6 महीने बाद 3000 देना चालू किया था। PMC बैंक था वो, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक।
ये तो बड़ा हो चुका अपने इंडिया में भी, तो आपके साथ भी हो जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए अपन तो बैंकों में कुछ रखते नहीं, अपन कैश भी नहीं रखते। हम तो क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपना पैसा अपने पास रख, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। भाई जितनी जरूरत है उतनी कर ही लेते हैं, नहीं तो अपना काम ही उतना करते हैं जितने की जरूरत है, उससे फालतू काम ही नहीं करते हम तो। अपार आईडी क्या है? अपार आईडी के केस में एक सवाल और आया है, इसी को बता देते हैं। अभी बोले कि एक एकेडमी है सीकर में, उसमें पढ़ता है हमारा बेटा, और हमारी इजाज़त के बिना कोरोना का टीका लगवा दिया। लीगल नोटिस देना है और अपार आईडी यही है। अपार आईडी अगर आपने अपने बच्चे की बनवा रखी है तो अब सरकार को आपके बच्चे को टीका लगाने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपार आईडी यही है कि आपने अपनी सारी जानकारी उनको अपनी मर्जी से दे दी है, और अब सरकार के स्कूल में या कहीं प्राइवेट स्कूल में या एकेडमी में कहीं भी कोई भी सरकार की एजेंसी, कोई भी एजेंसी आती है वहाँ कोई दवाई बेचने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो आपकी कंसेंट के बिना आपके बच्चे को जो मर्जी दवाई दे वो आपको दे देंगे। आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अपार आईडी आपकी कंसेंट की तरह काम करेगी। यानी आपके बच्चे की गर्दन सरकार के हाथ में जा चुकी है अगर आपने अपार आईडी बनवा ली है। तो आने वाले टाइम में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अपार आईडी ये सब फेंकनी पड़ेंगी अपने को। उसके लिए परिवार बड़ा होना चाहिए। वो 1 लाख लोगों का आंकड़ा इसीलिए हमने तय किया है, बाकी तो समय बताएगा क्या होगा। जब कोई छोटा मोटा आदमी अगर कर्जा लेता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, और सरकार या इसमें बैठे हुए नेता लोग जो है बड़ा घोटाला करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि 2 कानून हैं क्या? दरअसल एक ही कानून है, बस आप कानून के ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पाए। आप कानून को नहीं समझ पाए। वो कानून का ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्पस ये है उस कानून का, संविधान का पर्पस ये है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेज लेकर के आए थे भारत को जिंदगी भर ऐसी व्यवस्था देने के लिए जिसमें वो गुलाम रखे गांव के लोगों को। अंबेडकरवादियों को बड़ी मतलब वो लगता है, उनको महिमा मंडित ही इसलिए किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान भीमराव अंबेडकर ही बनाया गया इसलिए है कि मेरे जैसा आदमी जब सच बोलने लगे तो अंबेडकरवादी मेरा ही सिर फोड़ दें, कि जो भी आदमी सच बताए उनको बताए, उनको जगाए कि भाई तुम कहाँ पीछे पड़े हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है कि अगर ये संविधान तुम्हारे हकों की रक्षा ना कर पाए तो तुम इसको जला देना। तो आज तक वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि संविधान को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि देश के लोगों को गुलाम कैसे किया जाए। अभी जैसे मैंने आपकी व्यवस्था का दूसरा पहलू बताया है, कभी हमने संविधान को आलोचनात्मक तरीके से पढ़ने की कोशिश की है क्या? भाई इस तक तो कर लें कि जो कोशिश की कि हमारा फायदा क्या है इसमें, हमारा नुकसान के पॉइंट क्या क्या है। उसके अंदर लूप होल ऐसे छोड़े गए हैं कि वो केवल और केवल माइटी को बचाने का काम करता है, केवल अमीरों को, ताकतवर को, उसमें बैठे विधानसभा में बैठे आदमी को, डेप्यूटी कलेक्टर को, इनको बचाने का काम वो करता है। बेसिकली उसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है। तो ये व्यवस्था का हिस्सा है। तो एक ही कानून है, उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपको दिखना चाहिए जनता जनार्दन है, आपको महसूस होना चाहिए कि मेरी वोट से ताकत, मेरी वोट से कुछ हो रहा है। आपसे कुछ नहीं, उनकी वोट अगर वहां बैठे आदमियों को आपकी वोट चाहिए तो भैया इतने सारे गलत सलत कानून ना पास हो जाएं आपकी इच्छा के बिना। आपकी मर्जी के बिना हो रहा है सब कुछ। आपकी मर्जी के बिना आपकी बच्चियों के लिए कानून बन रहे हैं, आपकी मर्जी के बिना आपके IVF सेंटर खुल रहे हैं, आपकी मर्जी के बिना सब कुछ हो रहा है। बीज हाइब्रिड हो गए, सारा खाना GMO हो गया, सारा का सारा तेल GMO आ रहा है, सब पैकेट बंद कैंसर आ रहा है, सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये आपकी मर्जी के बिना हो रहा है, क्योंकि आपको अनजान कैसे रखा जाए, आपको अनपढ़ कैसे रखा जाए, आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, पूरा सिस्टम इसी के अंडर आता है। स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए है कि कैसे इसको किया जाए। बहुत सिंपल सिस्टम है। एजुकेशन वाली मेरी ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपने पूरे गांव को 100% एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है साफ नजर आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इस पे ज़्यादा बताने की उसमें मतलब कुछ ही ज़रूरत नहीं है। सारी उम्र जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, क्योंकि मैं जो रिव्यू आपको दे रहा हूँ ये मैं एक ऐसे साइकोलॉजी के प्रोफेसर का रिव्यू दे रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में 35 साल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। वो बता रहा है कि आपका ये ट्रेनिंग करने का IIT का प्रोफेसर
जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, नोएडा दिल्ली जैसे बड़ी जगह पर और बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो ट्रेनिंग करने के बाद ये कह रहा है कि मेरी उम्र 65 साल हो गई डॉक्टर साहब, मैंने जब आपकी ये ट्रेनिंग देखी तो मैंने देखा मैं अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चों का भविष्य खराब बर्बाद कर चुका हूँ, जिनको मैंने IITs में भेजा, क्योंकि वो IITs के लिए बने ही नहीं थे, वो इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं बने थे बच्चे, जिनको मैंने IITs में भेज दिया। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि जो बच्चा जिस काम के लिए नहीं बना उसको वही सब करना पड़ रहा है। इसीलिए आप सब लोगों को अगर मैं ये कह दूं कि जितनी कमाई आज है उतनी ही कमाई आपकी होगी अगर आप अपना प्रोफेशन बदलना चाहो तो। आज छोड़ दोगे आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, यू डोंट लव व्हाट यू डू, तो आपकी नहीं पूरे देश का यही हालत हो रहा है। हरिद्वार की मीटिंग का है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपने इसमें नंबर नहीं दिया हुआ, नंबर देते तो मैं फिर इसमें नोट कर लेता, बट नहीं हो, कोई बात। लेवल 2 की ट्रेनिंग और एजुकेशन की ट्रेनिंग, इसे भी मैंने आपको बता दिया है। पेरेंटिंग की समझाइश का खर्चा आप लेते हो, आपको कभी लगा कि मेरे द्वारा लिया गया मूल्य सही है? नहीं, मेरा मूल्य बहुत अंडर वैल्यू था। ये मैंने जो पैसा लिया लोगों से बहुत कम कीमत है। अभी भी आज भी एक बच्चे की काउंसलिंग करने का मेरी फीस 1.5 लाख रुपया है और ये बहुत कम है, मुझे पता है। पैसे में पहली बात तो यह है कि मैं जो उस माँ बाप को बताता हूँ पैसे में उसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि एक बच्चे की पढ़ाई पर नॉर्मल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में लगभग 1 लाख रुपया साल का खर्च होता है। 10वीं क्लास तक भी उस बच्चे को 13 साल स्कूल में जाने के बाद 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद, करीब 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद ये लगता है कि अब कहाँ जाएं, अब कहाँ क्या करें। अगर 15 लाख खर्च करके भी उनको रास्ता नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मेरा 1.5 लाख रुपया वो 15 लाख भी पूरे कर रहा है। तीसरा, मैं अपनी इस काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग से पहले हर पेरेंट को ये बोलता भी हूँ कि यदि आपको अपनी इस काउंसलिंग के बाद ये लगे, काउंसलिंग के बाद, क्योंकि पैसे मैं पहले लेता हूँ, अपॉइंटमेंट के पैसे हैं, मिलने का पैसा है ये, अगर अपॉइंटमेंट के बाद, अगर काउंसलिंग के बाद ये लगे नॉन रिफंडेबल है जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती, और काउंसलिंग के बाद अगर आपको लगे कि ये वेस्टेज है या इतना पैसे की कीमत का नहीं है, तो मेरे फीडबैक फॉर्म में लिख दो, और फीडबैक फॉर्म में लिखने के बाद 20,000 रुपया छोड़ के बाकी का सारा पैसा वापस ले जाओ। हम किसी से पैसा नहीं रखते हैं, किसी का नहीं, इसलिए हमारे आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई डिस्प्यूट नहीं मिलेगा आपको। एक लेडी ने डिस्प्यूट किया था, करनाल की कोई लेडी थी, वो ट्रेनिंग भी ले गई मेरे से, 10.5 लाख रुपए कॉस्ट बताई मैंने उसको, अपना भी काउंसलिंग करवा गई, अपनी बहू की भी करवा गई, अपनी बेटी की भी करवा गई, और मुझे चेक दे दिए। मैंने वो चेक लगा के पैसे निकलवा लिए। उस टाइम की बात है ये, 2015 उस पहले 16 से पहले की बात है। वो चेक भी लगा लिए खाते में, और बाद में जो है वो कहती कि मेरे पैसे वापस करो। अच्छा, सारा काम भी कर लिया और पैसे भी वापस चाहिए, क्या बात। और फिर कोर्ट में मुकदमा किया उन्होंने, सिविल का मुकदमा किया कि मेरे से उधार लिए थे पैसे और मेरे दे नहीं रहा वापस। लेकिन ये कहकर किसी ने पैसे वापस नहीं मांगे कि आपने जो हमें सर्विस दी है वो काम की नहीं है, वो क्योंकि हर एक पेरेंट को साथ के साथ ऑफर होता है। और यही कारण है कि पैसे के लेन देन का हमारा कोई मसला किसी के साथ कभी हुआ नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूरा समय अपना JSM को देना चाहे तो हम दे ही रहे हैं भाई, इसमें JSM को नहीं देना है, आपको अपने पड़ोस को, अपने एरिया को देना है। हाँ, आप हमारे साथ आ सकते हैं, आप हमारे आसपास अपनी टीम के साथ आ सकते हैं अगर आपको कुछ सीखना है उस केस में। भाई आप ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं, आप अभी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग कहीं हो रही है वहाँ पर मदद करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज हमें क्या करवाना है भला, वो तो जब हम वॉलंटियर्स को बुलाएंगे कि हमें यार इतने लोगों की ज़रूरत है, फिर आप आ ही जाना। कोई भी इवेंट करेंगे उससे पहले हम आपको बुला लेंगे, इवेंट पार्टिसिपेट करके फिर अपने एरिया में लग जाओ काम करने। ये JSM कोई फैक्ट्री थोड़ी है, कोई कंपनी थोड़ी है कि आपको मतलब फुल टाइम आपको इसके अंदर रहना है। आपको समाज में अपनी उपयोगिता स्थापित करनी है और समाज आपको वैसे ही मदद करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आज आप, कहने का मतलब ये कि देवेंद्र भाई आपके साथ समय बिताना है, जैसे आज आप देवेंद्र के साथ समय बिताना चाहते हो, कल को कोई दूसरा साथी आपके साथ समय बिताना चाहेगा, ऑब्वियसली जब आप समाज में लगोगे तो, है ना। तो वैसे ही ये कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, चीज़ें समझ में आती जाएंगी और आप समझाते जाओगे। तो ये प्रोसेस लंबी प्रोसेस है, इसमें चले। अभी क्वेश्चन है कि स्कूल व्यवस्था में ऐसा क्या और कैसे किया जाए कि मौजूदा व्यवस्था स्कूल पाठ्यक्रम को हटाया जाए, वर्तमान व्यवस्थित पढ़ाया जाए, नया स्कूल बोर्ड लाया जाए, बच्चे को सर्वांगीण विकास हो। ये क्वेश्चन किसका है? अच्छा, उम्मीद भाई का है। तो आपने एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं करी है, इसका मतलब
हाँ, इसका यही मतलब, आप कर लो, आपको सारे सवालों के जवाब उसके अंदर है। मतलब आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। बच्चा कैसे पहचानना है, उसका विकास किसको कहेंगे, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा विद्यालय होना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, आप वो करोगे, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिख जाएगा। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको, आज तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा है कि आपने गलत दावा किया। किसी ने करी है वो ट्रेनिंग यहाँ बैठे हुए आदमियों ने? 1 2 3 4 कोई है जो मैं गलत दावा कर दे, जो मेरे दावे को गलत कह दे? कि सब दिख जाता है ना? हाँ जी, है लेवल 1 कर ली ना, लेवल 1 में भी पता लगने लग गया ना कि यार ये तो बड़ा आसान है बदलना। ये तो समझ आने की बात है। पेरेंट्स को जिस दिन समझ आ गया ऐसे टक 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 बदलेगा। इसलिए समझ आने से पहले हम कुछ चिल्ला नहीं रहे, हम ये कर देंगे, हम नहीं कर सकते भाई। वो भाई पूछ रहा था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दें और ये कहें कि आप सारी व्यवस्था बदल दो, बस की बात नहीं है। जिसके लिए व्यवस्था बदलनी वो तो सोया पड़ा है नशे में, मैं क्या कर लूंगा भाई? हम नहीं कर सकते। ये तो जिसके लिए व्यवस्था उसको समझना पड़ेगा पहले। ये सारी दौड़ वहां तक जाने की है। हमारा कुछ बनने की, हम बन के कुछ कर देंगे, ये वहम निकाल देना सारे के सारे। डीसी बन के, एमएलए बन के, एमपी बन के, सीएम बन के कुछ नहीं कर सकते आप। वहाँ उनके आदमी, जो एक क्वेश्चन आया था कि इल्यूमिनाती असली है कि फेक है और उसका सबूत दो, सुपर नेचुरल है क्या, और हम उनसे लड़ क्यों नहीं पा रहे? हम उनसे नहीं लड़ पा रहे क्योंकि वो एक्चुअली आध्यात्मिक लोग हैं। जिस भाई का ये सवाल है मैं उसको बता दूं, वो आध्यात्मिक लोग हैं और उनसे लड़ने का एक ही तरीका है, आपकी आज़ादी आप खुद डिमांड करोगे। हमारी कंसेंट उनकी ताकत है, मतलब हमारा विरोध दर्ज ना कराना उनकी ताकत है। सरकार ने कोई आदेश पारित कर दिया, आप में से कितनों ने लिखित में दिया कि हमें यह आदेश नहीं चाहिए? जो जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं उन्होंने नहीं दिया आज तक लिख के। कोई मेल करी हो, कुछ कहा हो कि हम तुमको ये कंसेंट नहीं देते। मैंने तो जानबूझ के नहीं बोला कि भाई करो तुम सब लोग। मैं क्यों कहूँ भाई? आपको नहीं कोई चीज पसंद है, आपको बताना पड़ेगा ना, मैं नहीं पसंद है। मैं यहाँ उठ करके माँ बहन की गालियां देने लग जाऊं तो आ जाएंगे जूता लेकर के सिर फोड़ने के। यार क्या बकवास कर रहा है ये, बला रहा है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं समझे बात? अब तो सिर्फ गाली देने पे ही विरोध आएगा क्या? मतलब आपकी मूर्ति टूट जाए तो विरोध हो जाएगा, आपका ये कोई कुछ कह दे, कुछ कर दे, उस पर विरोध हो जाएगा। लेकिन आपके बहन बेटियों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, उस पर कोई विरोध नहीं हो रहा। तो हमारी जो कंसेंट है वही उनकी ताकत है। और फेक और रियल का तो क्या है, नाम की बात है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर कंट्रोलिंग द सिस्टम। वो सिस्टम कुछ भी नाम दे लो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, उसमें नहीं उलझना है, नाम में नहीं फंसना, किसी नाम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सस्टेनेबल एजुकेशन का करिकुलम, बस एक बात का ध्यान देना कि सरकार से डिमांड की जाए। सरकार से डिमांड करना का मतलब है कि सामने पड़ा जो शिकार है वो शेर को कह रहा है कि माई बाप मुझे मत खाना। समझ गए? सरकार से कुछ भी डिमांड करने का यह मतलब है। सरकार से आप कुछ कर सकते हो तो मतलब उसकी नाक में, उसके हलक में डंडा देके तो कर सकते हो, मांग के कुछ नहीं करेगी सरकार, क्योंकि वो सरकार आपको बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। जिसको आप सरकार कह रहे हो, मैं चोरों का ग्रुप कह रहा हूं। बाकी तो क्वेश्चन का जवाब आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग में मिल ही जाएगा। और जो बंदा कम पढ़ा लिखा हो उसके लिए भी मैंने बता ही दिया है। और बाकियों पे सुबह बात कर लेंगे, ये टन चालू हो गई है ना। पर्सनल बात कर लेंगे और इसको आप बंद कर दीजिए, बाकी का फिर कर लेते हैं, क्योंकि एक अभी कोई फायदा नहीं है। आपको आधा सुनाई देगा, मैं भी आधा बोल पाऊंगा, आधा नहीं बोल पाऊंगा। सो अभी आप आराम कीजिए, लंबा भी समय हो गया है, तो 7 बजने वाले हैं, फिर भोजन आ जाएगा। भोजन करके एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, एक दूसरे से मिलिए। और नंबर मेरे को